मॉर्निंग क्लास। रिफ्रैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे और हमने बात की थी कि जब ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में हो और ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम में हो तो ऑब्जेक्ट की जो अपेरेंट पोजीशन होती है वो शिफ्ट हो जाती है, यानी कि या तो वो पास में दिखाई देने लगता है या फिर बहुत सी बार वो दूर भी दिखाई देने लगेगा। कब ऑब्जेक्ट पास दिखेगा, कब ऑब्जेक्ट दूर दिखेगा, वो चीज़ डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट अगर डेंस मीडियम में है तो ऑब्जेक्ट की एपरेंट पोजीशन उसकी एक्चुअल पोजीशन के कंपैरिजन में पास आ जाती है, जबकि वहीं अगर ऑब्जर्वर आपके डेंस मीडियम में रखा हुआ है और ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो एपरेंट पोजीशन यानी कि जो अपियरिंग पोजीशन होगी ऑब्जेक्ट की वो दूर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो इस चीज को हम थ्योरेटिकली और विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला हमने इसको प्रूव किया था और आपने दो फॉर्मूले निकाले थे कि अगर ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में है तो इस केस में हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट विल मूव टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर। और यहां पर जो आपने डी एपरेंट निकाला था इट वॉज डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू। हियर म्यू इज द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम्स। और वहीं दूसरा जो हमने डिस्कशन किया था वो हमने इन सिचुएशंस को जो है स्विच कर दिया था। तो आपने बोला था अगर ऑब्जर्वर डेंस में होगा और ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में होगा तो फिर उस केस में ऑब्जेक्ट विल मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, और जब ये दूर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा दैट मीन्स यहां पर ये फॉर्मूला इस तरीके से चेंज होगा कि डी एपरेंट इज इक्वल्स टू डी एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय म्यू, क्योंकि यहां पे हमें पता है कि म्यू जो है एक नंबर है विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन वन। म्यू हमेशा एक से बड़ा एक नंबर है और अगर ये एक से बड़ा एक नंबर है इसका मतलब अगर आप इसको किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू से, एक डेफिनेट वैल्यू से विच इज ऑब्वियसली पॉजिटिव वैल्यू होगी, डिस्टेंस होगा, उससे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल गिव यू अ इंक्रीज्ड वैल्यू, ये आपको एक बढ़ी हुई वैल्यू यहाँ पे प्रोवाइड कराएगा। क्लियर है? नाउ इस पे बेस्ड जब हम कुछ न्यूमेरिकल्स लेते हैं, क्वेश्चंस किस तरीके से फॉर्म होंगे, उनका सॉल्यूशन किस तरीके से हमको निकालना है, विच इज द एक्चुअल मैटर ऑफ कंसर्न, क्योंकि क्वेश्चंस के साथ डील करना हमें आना चाहिए। नाउ क्वेश्चन हम नोट करें, मैं क्वेश्चन नोट कर देता हूं एक आपके लिए। यहाँ पे क्वेश्चन है कि फाइंड apparent height of the bird and apparent depth of the fish दो चीजें यहां पे हमको निकालनी है। डायग्राम आपको यहां पे साथ में दिया हुआ है कि एक पॉन्ड है, इसके अंदर 36 मीटर की डेप्थ पर लेट्स से यहां पर एक फिश है। क्लियर है? और 36 मीटर की हाइट पर ही एक बर्ड आपको दिया गया है। दिस साइड इज ऑल्सो 36 मीटर। नाउ दो चीजें आपसे यहां पे पूछी गई है। फर्स्ट वन इज फाइंड द एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड। बर्ड की एपरेंट हाइट क्या होगी? अब जब बर्ड की एपरेंट हाइट हमसे पूछी गई दैट मीन्स ऑब्जर्वर यहां पे किसको माना गया है? फिश को माना गया। यानी जब फिश बर्ड को यहां पे देखेगी तो बर्ड की एपरेंट हाइट उसे क्या दिखेगी? एक्चुअल हाइट विच इज 36 मीटर। ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चीज को समझिएगा। अगर हम ग्राउंड पे खड़े होकर देखते हैं तो पॉन्ड के कितना ऊपर है बर्ड? 36 मीटर की हाइट पर है। लेकिन जब फिश देखती है तो इसका मतलब आप खुद को वाटर के अंदर कंसीडर कर लीजिए। वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट वैल्यू होती है, हमें पता है, दैट इज 3/4। तो मैं यहां पे क्या कर सकता हूं? मुझे सबसे पहले निकालना है एपरेंट हाइट ऑफ द बर्ड।
बर्ड की एपरेंट हाइट अगर हम कैलकुलेट करें तो एच एपरेंट का हमारे पास फॉर्मूला है, दैट इज एच एक्चुअल मल्टीप्लाई बाय म्यू। तो एच एक्चुअल आपके पास 36 है, म्यू से मल्टीप्लाई हमें करना है, दैट इज 4/3 से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इट विल गिव यू 48 मीटर। यानी कि इस फिश को, इस बर्ड की एक इमेज जो दिखाई देगी विच विल एक्ट लाइक ऑब्जेक्ट, जो कि इससे ऐसा लगेगा कि बर्ड 36 मीटर की हाइट पर है ही नहीं। बर्ड इसको कहां पे शिफ्टेड दिखाई देगा, थोड़ा सा ऊपर, और इस थोड़े से ऊपर पॉइंट की जिसकी हम बात कर रहे हैं, द हाइट ऑफ दिस पॉइंट विल बी 48 मीटर। क्लियर है? नाउ दूसरी चीज आपसे पूछी गई है एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश। अब फिश की जो एक्चुअल डेप्थ है, अगर हम ग्राउंड पर खड़े होकर देखते हैं तो पानी के अंदर जब आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा कि 36 मीटर की डेप्थ पर यहां पर एक फिश है। लेकिन अगर इस फिश को ये बर्ड देख रहा होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि हम ये बोल सकते हैं कि नाउ, क्योंकि जब आप इसको देखेंगे तो लाइट रेज जो फिश से चलने वाली होंगी वो कहां से कहां ट्रेवल कर रही हैं, दे आर ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। और जब ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में होता है, ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में होता है, तो उस केस में जब लाइट रेज चल रही होंगी तो नॉर्मल के पास आ जाएगी, जहां पर मीडियम चेंज होगा। यानी कि जब रिफ्रैक्शन की बात आएगी, if we are talking about refraction, तो at the place where refraction is taking place, light rays will be shifted from या टूवर्ड्स आप बोल सकते हैं, राइट, लाइट रेज विल शिफ्टेड टूवर्ड्स दी नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ वो शिफ्ट हो जाएगी। और यही कारण होता है कि थोड़ा सा जो है ऑब्जेक्ट आपको ऊपर की तरफ दिखाई देने लगेगा। किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट इसे सेकंड बोल दीजिए, तो ये आपके पास सॉल्यूशन होगा फर्स्ट का, और सेकंड पार्ट के सॉल्यूशन पे आप चलते हैं। तो एपरेंट डेप्थ ऑफ द फिश, फिश की एपरेंट डेप्थ की बात करें, डी एपरेंट विल बी डी एक्चुअल डिवाइड बाय म्यू। डी एक्चुअल की वैल्यू हमारे पास में 36 है, इसको म्यू से आप डिवाइड करें, दैट इज 4/3 से डिवाइड करें तो 4 9 जा 36 एंड इट विल गिव यू 27 मीटर। यानी कि आपको कहां पे दिखाई देगा, 27 मीटर की डेप्थ पे दिखाई देगा अगर बर्ड इस फिश को देखेगा तो। यानी कि यहां कहीं एक शिफ्ट हो जाएगा और इट विल बी अ वैल्यू हैविंग 27 मीटर। क्लियर है? नोट करें आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन से बाद हम लिखेंगे in the figure, find the apparent depth of the object as seen below AB. Find the apparent depth of the object as seen below AB। AB के नीचे जब हम देखते हैं तो एपरेंट डेप्थ आपको निकालनी है यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए कितनी होगी। डायग्राम यहाँ पे भी हमें दिया हुआ है, तो आप सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। ये AB है, इसके नीचे हमें देखना है ये कोई मीडियम 1 दिया गया है और इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमें गिवन है इट इज 1.5। इसके नीचे कोई दूसरा मीडियम है और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया इट इज 2, और जहां पर ऑब्जर्वर है यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.8। नाउ ये जो दो डेप्थ हैं अलग अलग, इसकी वैल्यू आपको दी गई है 15 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर।
ओके एक ऑब्जेक्ट लेट से यहां बॉटम में प्लेस्ड है, तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि एक्चुअल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट कितनी है, ये आपके पास हो जाएगी 15 प्लस 20 दैट इज 35 सेंटीमीटर। लेकिन आपसे पूछा गया है कि एपरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, यानी कि जब मैं इसको ए बी के ऊपर से देखता हूं नीचे की तरफ, तो ऑब्जेक्ट हमें कहां पर दिखाई देगा। एपरेंट पोजीशन में किस तरीके से निकाल सकता हूं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैं बात करता हूं सबसे पहले मीडियम जो आपको वॉलेट कलर से यहां पे मैंने दिखाया गया है, और इसकी डेप्थ जो आपने है 15 सेंटीमीटर के बराबर ली है। नाउ ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.8 और ऑब्जेक्ट जिस मीडियम में है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको दिया गया है 1.5, यानी कि यहां से मैं ये बोल सकता हूं कि ऑब्जर्वर डेंस मीडियम में है और ऑब्जेक्ट जो है वो रेयर मीडियम में, यानी कि दूर जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां पे दूर जाएगा, इसका मतलब यहां जो एपरेंट पोजीशन आएगी वो आप लिख सकते हैं 15 मल्टीप्लाई बाय 1.8 अपॉन 1.5, क्योंकि हमें ये पता लग चुका है कि ऑब्जेक्ट जो है वो दूर की तरफ शिफ्ट होने वाला है, और दूर की तरफ तब ही शिफ्ट होगा जब आप 15 को एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो कि बड़ा हो। इसको आप रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, लेकिन वहां पर एक कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि बहुत सी बार हम एक ऐसी सिचुएशन में अटक जाते हैं कि 4/3 से मल्टीप्लाई करना है या 3/4 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसका सबसे इजी सा सॉल्यूशन यही है कि आप ये देख लीजिए ऑब्जर्वर कहां पर है और ऑब्जेक्ट कहां पर है। हमें ये पता लग जाएगा कि ऑब्जर्वर अगर रेयर मीडियम में और ऑब्जेक्ट डेंस में है तो हमेशा ऑब्जेक्ट पास आता है, और ऑब्जर्वर अगर डेंस में है और ऑब्जेक्ट अगर रेयर मीडियम में है तो हमेशा दूर जाता है। वही कॉन्सेप्ट हमने यहां पे अप्लाई किया है। नाउ इसी के साथ दूसरे मीडियम की भी तो हमें बात करनी है, तो आप नीचे की तरफ जो ग्रीन कलर से मीडियम बताया हुआ है जब आप उसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि अब की बार ऑब्जर्वर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट डेंस मीडियम में, यानी कि अब पास आएगा, और जब पास आएगा तो पास की कैलकुलेशन के लिए हमें मल्टीप्लाई करना होगा उसको एक से छोटे नंबर से, दैट इज 1.8 डिवाइड बाय 2। इससे आप यहां पे सॉल्व करें एंड यू विल गेट द आंसर। पॉइंट से पॉइंट सबसे पहले हम हटा सकते हैं, और ये 15 से 15 कैंसिल होगा, इसी तरीके से 2 से 10 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये होगा आपको 18 मिल जाएगा, और यहाँ पर भी 18 है, दैट मीन्स 36 सेंटीमीटर पे जो हमें यह ऑब्जेक्ट दिखाई देगा, यानी कि हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा नीचे की तरफ यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। नोट कर लें इसे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन के लेयर ऑफ ऑयल 3 सेंटीमीटर थिक is floating on a layer of colored water. Floating on a layer of colored water 5 सेंटीमीटर थिक। इसकी जो थिकनेस है ये भी हमें दी हुई है। Refractive index of colored water is 5/3 and the apparent depth of the two liquids is 36/7 centimeter.
and apparent depth of the two liquids (36/7 centimeter). Find refractive index of the oil. ऑयल का जो हमें यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं देखते हैं। तो सबसे पहले आपको दिया हुआ है कि एक ऑयल की लेयर है जिसकी विड्थ या थिकनेस आप बोल दीजिए, इट इज गिवन 3 सेंटीमीटर। ये आपको कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और वाटर की जो लेवल है ये आपको दी गई है कितनी? 8 सेंटीमीटर। सॉरी, दैट इज 5 सेंटीमीटर। 8 नहीं है, ये आपको दी हुई है 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी आपको दिया हुआ है और ये आपको दिया हुआ है 5/3। तो हमें ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको यहाँ पे फाइंड करना है। और एपरेंट डेप्थ जो दी गई है, एपरेंट डेप्थ में कितनी दी हुई है यहाँ पे? दैट इज 36/7 सेंटीमीटर। तो जब आप इसको डिवाइड जब आप करेंगे, यू विल गेट समथिंग वैल्यू विच इज लाइंग बिटवीन 5 and 6, क्योंकि 7 5 से 35 होता है, यानी कि यहाँ कहीं हमको ये दिखाई दे रहा है। क्लियर है? किस तरीके से हम इसे कर सकते हैं? देखिए, एपरेंट डेप्थ आप देखेंगे जब ऑब्जर्वर यहां कहीं से देखेगा, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 के बराबर है, यानी कि ऑब्जर्वर एनी टाइम यहां पर रेयर मीडियम में है और ऑब्जेक्ट जो है वो हमेशा डेंसर मीडियम है, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है आपकी बार यहां पे जो बॉटम सरफेस है जो भी कंटेनर की, तो इसका मतलब ये है कि हमेशा वो पास की तरफ ही शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑब्जर्वर ऐसा कभी हो ही नहीं रहा कि ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में डेंस मीडियम पे हो। तो मैं यहां पे क्या बोल सकता हूं कि 3/μ प्लस 5/μw वाटर के लिए। एपरेंट डेप्थ भी आपको यहां पे दी गई है, इट इज 36/7 विल बी इक्वल्स टू 3/μo प्लस 5/3। दैट मीन्स 36/7 minus 3 will be equals to 3/μ of oil। फर्दर इसे सॉल्व कर दीजिए, तो 3/μ oil is equals to 36 minus 21 divided by 7। 36 minus 21 आप करते हैं, you will get 15, so it will be 15/7। तो यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हम आगे कर देते हैं। 3/μ0 is equals to 15/7 and it will be cancel out how many times? 5 times। तो μo यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल विल बी 7/5, दैट मीन्स 1.4 अराउंड। नोट करें इसे, दिस विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ऑयल। Let's move to some other question। इसे यहाँ से रब के देता हूँ मैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करें आप लोग। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कंटेनर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर mu is equals to 4/3 it is
has a scratch at its bottom. Has a scratch at its bottom. An observer looks at the scratch from a height 1 meter. An observer looks at it from a height (1 meter) from the surface of water. Now further, what is in the question? Now if half of the water in the container, observer observe that a scratch is moved away by a distance 25 centimeter. देखिए समझिएगा क्वेश्चन को. Now half of the water from the container is bring out and observer observes that scratch has shifted by 25 centimeter. Find out the initial level of water in the container. फाइंड आउट इनिशियल लेवल ऑफ वाटर इन द कंटेनर. देखिए आपको बोला हुआ क्या है यहाँ पे कि कंटेनर है हमारे पास में जिसके अंदर इनिशियली आपने जो है किसी सर्टेन हाइट तक लिक्विड जो है फिल किया हुआ है और इसके बॉटम में एक स्क्रैच है. तो मैं मान लेता हूँ इनिशियली हमने इसमें पानी कहाँ तक भरा हुआ है, h हाइट तक हमने इसमें पानी भरा हुआ है. और इसके बॉटम में यहाँ पे एक स्क्रैच है. ऑब्जर्वर यहां से इसे देख रहा है. क्लियर? नाउ अब ये देखा गया कि जब हम इसी स्क्रैच को ऑब्जर्वर अपनी सेम पोजीशन से देखता है, कब? जबकि इसमें से आधा पानी बाहर निकाल लिया गया है, यानी कंटेनर वही रहेगा, पानी जो है अब आधा बाहर निकल गया है, स्क्रैच भी वही है और ऑब्जर्वर भी वही है. इनिशियल लेवल पर ही है ऑब्जर्वर. तो अब जो एपरेंट पोजीशन है इस स्क्रैच की वो 25 सेंटीमीटर से जो है अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुकी. तो यहां पे हम निकाल लेते हैं डिस्टेंस ऑफ स्क्रैच फ्रॉम द ऑब्जर्वर. ये जो हाइट आपको दी गई है ऑब्जर्वर की वाटर लेवल से, ये 1 मीटर दी गई है. तो हम यहाँ पे अगर देखें, आप कंपेयर करें तो ये 1 मीटर होगा, ये डिस्टेंस h/2 होगा क्योंकि आधा पानी हमने बाहर निकाल लिया है, और ये डिस्टेंस फर्दर h/2 होगा. तो यहाँ पे हम लिखें केस 1 और ये होगा केस 2. apparent position of the object, जो कि स्क्रैच है यहाँ पे, ऑब्वियसली इट विल बी 1 + h/μ. फिर सेकंड केस की बात करते हैं.
ये फर्स्ट केस हो गया, ये सेकंड केस। यहां पे कितना हो जाएगा, देखिए 1 मीटर तो ये रहेगा ही सही, h/2 ये रहेगा, और अब h/2 लेवल तक यहाँ पे पानी भरा हुआ है, तो एपरेंट डेप्थ जो पानी की वजह से आएगी इट विल बी h/μ होती है, और यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है, h/2, तो एपरेंट डेप्थ जो आएगी इट विल बी h/2μ, यानी कि हम यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हैं 1 + h/2 + h/2μ। क्लियर है? इसको इक्वेशन 1 डाल दीजिए एंड विल बी इक्वेशन नंबर 2। सो नाउ आपको जो दिया हुआ है इन दोनों पोजीशंस में डिफरेंस आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करें तो 1 + h/2 + h/2μ -1 - h/μ इज इक्वल्स टू इट इज 25 सेंटीमीटर। यहाँ से जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट वैल्यू ऑफ h इज इक्वल्स टू 2 मीटर। आप चाहें तो इसे मीटर में कन्वर्ट कर दीजिएगा, 25 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है तो 0.25 मीटर हो जाएगा, और h की जो आपको वैल्यू मिलेगी इट विल बी 2 मीटर, यानी कि इनिशियली जो पानी भरा हुआ था वो 2 मीटर तक का पानी इस कंटेनर में भरा हुआ था। वैल्यू जब आप पुट करें ध्यान रखें म्यू की वैल्यू हमें यहाँ पे दी गई है। म्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू 4/3 which is standard value of refractive index for water। नोट करें। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, ग्लास स्लैब से जब रिफ्रैक्शन होता है तो किस तरीके से शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे पॉसिबल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है समझने के लिए, और जो पुराना अब तक हमने पढ़ा है, जो एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट वाला कॉन्सेप्ट हमने सीखा है, वो भी आप इस नेक्स्ट टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। और जब आप उसको रिलेट करने लगेंगे तो यू विल गेट समथिंग कि हाँ क्या चल रहा है लाइट में। जब लाइट के रिफ्रैक्शन की हम बात कर रहे हैं तो किस तरीके से लाइट की बेंड हो रही है लाइट अपने एक्चुअल पाथ से, वो आपको काफी हद तक और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। शिफ्ट ऑफ ऑब्जेक्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो पहले कुछ हम ऐसी चीजें डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे इस टॉपिक को स्टार्ट करने के पहले जो हम पढ़ चुके हैं, ताकि हमें ये पता लगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। जो चीजें आपने ऑलरेडी डिस्कस कर ली उसको समझना एक बार आसान होता है। वहां से एक छोटा सा फॉर्मूला डिराइव करूंगा, उसको नए तरीके से यहाँ पे डिराइव करने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में लाइट के साथ क्या हुआ होगा। एक बहुत ही बेसिक सा केस जो हम बार बार लेते आए हैं, आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन भी किए हैं इसके ऊपर, कि लेट से किसी कंटेनर में पानी भरा हुआ है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कोई लिक्विड बोल लेते हैं, पानी ना बोलकर स्टैंडर्ड फॉर्म में हम बात करें, h हाइट तक का इसमें जो है लिक्विड फिल्ड है, और यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट को जब एक ऑब्जर्वर बाहर से देखता है तो ये ऑब्जेक्ट इसको ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। कितना ऊपर उठता है उसकी हम बात कर लेते हैं एक बार। तो डी एपेरेंट जब आप निकालते हैं, आप बोलते हैं कि भाई डी एक्चुअल अपॉन म्यू हो जाता है। मतलब कि अगर मैं बात करूं डी एपेरेंट की तो इट विल बी समथिंग h/μ, क्योंकि एक्चुअल डेप्थ यहां पे दी गई है हमें h के बराबर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपने बोला है कि म्यू है, तो ये h/μ के बराबर आ जाएगा। और इस डेप्थ को मैं बोल देता हूं कि डी एपेरेंट है। शिफ्टिंग की अगर हम बात करें कितना शिफ्ट हुआ, तो देखिए ऑब्जेक्ट था कहां पर, बॉटम में, कितना ऊपर गया है, इसे x बोल दीजिए। तो शिफ्ट अगर आप यहां से निकालें x, it will be like h minus h upon mu, so you will get h 1 minus 1 upon mu। बहुत 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 ही काम का फॉर्मूला एक हमने यहाँ पे डिराइव किया है, सिर्फ और सिर्फ उन चीज़ों की हेल्प से
जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, नया इसमें कुछ था नहीं, नया अब आएगा। अब हम किसी नई चीज की बात करेंगे। ग्लास स्लैब की वजह से इसी तरीके से रिफ्रैक्शन होगा, तो शिफ्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट किस तरीके से हम देख सकते हैं उसकी मैं बात करने जा रहा हूं। एक ग्लास स्लैब यहां पे सबसे पहले ड्रॉ करें। क्लियर है? नाउ हम मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां कहीं रखा हुआ है। ओके, इससे लाइट रे चलना स्टार्ट करेगी। इसकी थिकनेस को आप टी मान लीजिए, क्लियर। एंड इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप म्यू बोल लीजिए कुछ देर के लिए। जब आप इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू बोलते हैं, अब मैं शिफ्टिंग की बात कर रहा हूं, तो हम मान लेते हैं कि इस साइड पर ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर को मैं राइट में मान लेता हूं और ऑब्जेक्ट को हम यहां किसी पॉइंट पर बैठा हुआ मान लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब यहां पे थोड़ा सा लाइट रेस का खेल समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में लाइट्स यहां पे क्या करती है, किस तरीके से मूव करती है। तो आपको इमेज फॉर्मेशन के लिए कि ऑब्जेक्ट हमें कहां दिखाई देगा, उसके लिए मिनिमम जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2 लाइट रेस की होती है। तो फर्स्ट लाइट रे हम जनरली सीधी वाली ले लेते हैं, क्योंकि इसमें कोई बेंडिंग फिनोमेना नहीं होगा, लाइट जैसे है वैसे ही ट्रेवल करेगी और ये हमेशा ऑब्जर्वर तक पहुंच जाएगी। अब दूसरी लाइट रे मैं यहां पे ले रहा हूं, आप देख सकते हैं कि T इसकी थिकनेस यहां पे हमें दी गई है और एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो हम लेट से मान लेते हैं P के बराबर इस सरफेस से। तो पहला जो रिफ्रैक्शन होगा ये सरफेस 1 से होगा और दूसरे रिफ्रैक्शन की जब बात करूंगा तो मैं आऊंगा सरफेस नंबर 2 पर। तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम फर्स्ट सरफेस हम बात करते हैं सबसे पहले। फर्स्ट सरफेस से रिफ्रैक्शन की मैं बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे यहां पे आप नॉर्मल ड्रॉ करेंगे और लाइट रे जो है वो नॉर्मल के पास आ जाएगी, बिकॉज इट इज गोइंग फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। और इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज आपको मिलेगी, आपको इस पिंक लाइन को पीछे की तरफ एक्सटेंड करना होगा और यहां कहीं आपको इसकी इमेज मिल जाएगी। तो अगर हम सरफेस 1 से ओ डैश की डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस ऑफ ओ डैश from 1, so you will get P mu, ये आपको मिलेगा P mu के बराबर। ये वाला डिस्टेंस किसके बराबर आ जाएगा? P mu के बराबर। क्लियर है सभी को? जो हम पढ़ के आए हैं उसी की हम बात कर रहे हैं, यहां पे अब तक नया कुछ भी नहीं आया है। अब इस लाइट रे का जो रिफ्रैक्शन होगा वो सरफेस नंबर 2 से होगा, सेकंड सरफेस से होगा। यहां आपको फिर से नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखने के लिए। इसको जब आप दोबारा रिफ्रैक्ट कराते हैं, लाइट रे विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और जब ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, अब जब आप इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो यहां कहीं से आपको आती हुई लगेगी। क्लियर? यानी कि फाइनल इमेज जो ऑब्जेक्ट की बनेगी वो यहां बनेगी O डबल डैश से बोल देता हूं। यानी कि जब ऑब्जर्वर एक ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ खड़ा होकर एक ऑब्जेक्ट को देखता है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट जो यहां पर था, तो वो उसे कहीं ना कहीं पास में दिखाई देगा। हमें ये वाला डिस्टेंस अब कैलकुलेट कर देना है। इसे हम किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं? तो रिफ्रैक्शन फ्रॉम सरफेस 2 आप बात करेंगे। अब ये हम बात कर चुके हैं। नाउ रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस। सेकंड सरफेस से अगर रिफ्रैक्शन की बात करें तो सबसे पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ O dash from 2, it is mu p plus t। ये mu p plus t के बराबर इसका डिस्टेंस है। और जब हम रिफ्रैक्शन की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन फ्रॉम सेकंड सरफेस, तो डिस्टेंस ऑफ O डबल डैश
फ्रॉम 2, तो इट विल बी म्यू पी प्लस टी बाय म्यू समवेयर डाउन द लाइन। ये वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इक्वेशन नंबर 2। अब हम इसके लिए जो है शिफ्ट की बात यहां पे कर सकते हैं। आप देखें एक्चुअल डिस्टेंस कितना था इसका, यहां पे P प्लस टी, एक्चुअल डिस्टेंस कितना था इसका, P प्लस टी के बराबर, और दिखाई आपको ये कहां पे दे रहा है, म्यू पी प्लस टी अपॉन म्यू। तो मैं इसको कैलकुलेट करने के लिए शिफ्ट जब आपको कैलकुलेट करना होगा, एक्स, ये एक्स डायग्राम में क्या है उसे एक बार समझ लें। अगर डायग्राम की हेल्प से हम समझें तो दिस इज द एक्स, यहां आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, ये जो शिफ्टिंग आई है ना यही एक्स के बराबर है। तो इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं P प्लस टी माइनस P माइनस टी बाय म्यू। तो P से P कैंसिल हो जाएगा और X विल बी T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। अब ये सब जो हमने किया है वाई, क्या जरूरत थी इसे करने की। अब आप क्या कीजिए, इन दोनों फिनोमेनास को आपस में कंपेयर कीजिए और एक रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए कि हमने अभी अभी जो देखा पिछली 2 क्लासों से हम जो पढ़ रहे हैं उसमें क्या सिमिलैरिटी है। ये आपने फॉर्मूला निकाला है किसी भी ग्लास स्लैब के दूसरी तरफ अगर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और आप उसको पहली तरफ से देख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट जो होगा जो कि एक्चुअल में एक्स डिस्टेंस पर रखा हुआ है इसमें कितना शिफ्ट प्रोड्यूस हो जाएगा, ये शिफ्ट हमने कैलकुलेट किया। और अब तक जो एपरेंट डेप्थ और एपरेंट हाइट वाले कॉन्सेप्ट्स हमने शिफ्ट निकाला था, इसके लिए कभी मैंने इस फॉर्मूले की बात नहीं की थी, ये आज हमने पहली बार कैलकुलेट किया। तो यहाँ से भी हम देखते हैं इसमें भी उतना ही शिफ्ट प्रोड्यूस हो रहा है जितना कि यहाँ से है। तो आपस में इनको कंपेयर कीजिए, इस फॉर्मूले पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं या जरूरी नहीं है आप यहाँ से भी इसे कर सकते हैं। नोट करेंगे इसे और दोनों में रिलेशन बनाने की कोशिश कीजिए।